राहुल गांधी अब रुकना नहीं थकना नहीं की तर्ज पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में प्रचार खत्म हुआ कि अगले ही दिन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कमान संभाल ली। अब राहुल की इस फुर्ती से बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि राहुल जितना जनता से संपर्क साध रहे हैं उतना कांग्रेस जमीन पर मजबूत हो रही है और बीजेपी कमजोर हो रही है। नतीजा यह है कि बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी है, लेकिन राहुल बीजेपी के हमलों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगे हुए हैं। अब राहुल के इस अंदाज से भी बीजेपी खिसिया रही है। तो कैसे राहुल गांधी बन रही हैं बीजेपी के लिए चुनौती, और हरियाणा में प्रचार थमते ही राहुल के महाराष्ट्र जाने के क्या है मायने, कैसे मास्टर स्ट्रोक साबित होगा राहुल का ये दौरा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी ही होने वाला है। वैसे तो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स पहले ही ये नतीजा बता चुके हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए पिछड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। इसका अंदाजा तो वैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों से लग ही गया था और उसी नतीजे ने कांग्रेस के हौसले बुलंद कर दिए, वहीं बीजेपी का मनोबल तोड़ दिया है, जिसका असर ये हो गया कि राहुल गांधी एक दिन का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के नेता मैदान में नजर ही नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में राहुल छाए रहे और मोदी गायब रहे। यही हाल अब महाराष्ट्र में नजर आने लगा है। बीजेपी की हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस फॉर्म में अब राहुल हैं उस फॉर्म में कभी मोदी रहा करते थे। एक राज्य से फ्री होते ही अगले दिन दूसरे राज्य में मोदी की रैली हुआ करती थी। 2022 में जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, उसके अगले दिन सभी दल शांत बैठे थे, लेकिन मोदी 6 महीने बाद गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार करने गुजरात पहुंच गए थे। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली सी दिख रही है। अब तो चुनावों के बीच में भी मोदी की रैलियां नहीं हो रही हैं, जबकि राहुल रुक नहीं रहे हैं। अब इसी को देखकर जानकार कह रहे हैं कि कहीं बीजेपी ने भी तो नहीं मान लिया है कि राहुल की आंधी में बीजेपी उड़ जाएगी। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे और छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम भी कांग्रेस की जबरदस्त रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आपको वो घटना याद होगी जब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट में लगी छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरकर टूट गई थी, 2 हिस्सों में बट गई थी, जिसका अनावरण खुद पीएम मोदी ने किया था। और उस वक्त ये भी आरोप लगे थे कि बहुत जल्दबाजी में ये अनावरण किया गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसके बाद बीजेपी बुरी तरह घिर गई थी, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। आलम यह हुआ था कि जनता की नाराजगी से होने वाले नुकसान को भांपते हुए पीएम मोदी ने खुले मंच से सिर झुकाकर माफी मांगी थी। क्या कुछ कहा था, सुन लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो इसके बाद जब राहुल गांधी महाराष्ट्र गए थे, तब भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मुद्दे पर शिंदे सरकार और केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने पीएम मोदी के माफी मांगने के 3 कारण बताए थे।
उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जाति जनगणना करा कर रहेगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी शिवाजी महाराज के साथ पूरे महाराष्ट्र के अपराधी हैं। उन्हें महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से अपने व्यवहार और भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहा था राहुल ने, पहले सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है, शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की, यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। जहां तो राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया। कांग्रेस ऐसा करके जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की अब कोशिश कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि इससे लोगों में एक मजबूत संदेश जाएगा, क्योंकि स्थानीय लोग सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में छत्रपति शाहू महाराज को याद करते हैं। उन्होंने 1902 में निचली जातियों को 50% आरक्षण दिया था। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के मौजूदा सांसद छत्रपति शाहू हैं, जो कि कांग्रेस से ही सांसद हैं। अब ये तो समझ लिया कि राहुल के इस दौरे को मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस कार्यक्रम ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। अब ये समझते हैं कि इस दौरे के आखिर मायने क्या हैं। तो राहुल गांधी की रणनीति क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अपने दौरे के अगले दिन यानी दूसरे दिन राहुल संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसे लेकर जानकारों का मानना है कि इसके जरिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एजेंडे को सेट करने का दांव चलेंगे। तो राहुल गांधी लगातार आरक्षण सीमा को 50% बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल ने यह बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और चुनावों के दौरान राहुल गांधी संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने में जुटे हुए थे। राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी गेम को ही पलट दिया था। कांग्रेस ने अपनी जीत के इस मंत्र को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाने की स्ट्रैटेजी बनाई है। राहुल गांधी ने दलित और ओबीसी जातियों को साधने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया है। तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी जंग फतेह करने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। राज्य में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ही जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को विदर्भ और मराठावाड़ा इलाके में ज्यादा सीटें मिली हैं। कांग्रेस 2024 विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और जातिगत समीकरण साधने की कवायद में है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा जाति के लोगों की आबादी है और दूसरी जातियों की बात करें तो राज्य में करीब 30% मराठा समुदाय की आबादी है। वहीं दलित मुस्लिम की संख्या 11% के करीब है। ओबीसी की आबादी करीब 40% है, जो अलग अलग जातियों में बटी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 6 से 8% के बीच है। विदर्भ में दलित तो मराठवाड़ा में मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में है। तो कांग्रेस दलित, मराठा और मुस्लिम वोटों के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सियासत करती रही है। शरद पवार की राजनीति पूरी तरह मराठा समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, मराठा और मुस्लिम वोटर एकजुट होकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ रहे हैं, लेकिन ओबीसी में बिखराव हुआ। बीजेपी को इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें खुद और 17 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीतकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को तगड़ा झटका दिया था, इसीलिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से धार देने के लिए उतर रहे हैं, ताकि दलित, मराठा और ओबीसी को साध कर रखा जा सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई राजनीतिक जमीन को दोबारा से पाने की कवायद में है, जिसके तहत ही पार्टी ने कोल्हापुर से अभियान शुरू करने की योजना बनाई। कांग्रेस शिवाजी महाराज के बहाने महाराष्ट्र में खिसके अपने सियासी आधार को दोबारा से पाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।